हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो कैसे हैं? मस्त एकदम। और कैसी चल रही इन्वेस्टमेंट जर्नी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब कल मैं कुछ मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स पढ़ रहा था, कुछ मार्केट से रिलेटेड नई नई जानकारियां इकट्ठा कर रहा था। तो उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डाटा मुझे देखने को मिला। मुझे रिटेल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखने को मिला कि अभी मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस टाइप के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। ये सब एक आर्टिकल, एक डाटा के आधार पे था। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को बताया जाए कि अभी के समय में रिटेल इन्वेस्टर्स का माइंडसेट क्या है और क्या हमें उस माइंडसेट से चलना चाहिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर, या फिर हमें उससे बच के कुछ डिफरेंट स्टाइल, अप्रोच, स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी पे एक अच्छा रनअप और अच्छा कंसोलिडेशन से बचने के लिए एक अच्छा स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए। तो इन सब बातों पे ही आज हम लोग थोड़ा डिटेल्स में, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या एक्चुअल में जो अभी फॉलो कर रहे हैं वो उतना अच्छा स्टाइल है या फिर उतना अच्छा स्टाइल नहीं है स्पेसिफिक स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो बिना टाइम को ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने देखा कि अभी के समय में मेनली जो इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो 3 कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला है पेटीएम, दूसरा नाइका और तीसरा जोमेटो। अब जैसा कि आपको पता होगा कि ये तीनों कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, जो कि तीनों कंपनी का वैल्यूएशन अपने प्राइस टू अर्निंग रेशियो इन सबको जस्टिफाई नहीं कर रहा है और उस कारण से इन तीनों कंपनियों में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। नाइका के इन्वेस्टर जायका जा चुके हैं। पेटीएम की बात करें तो वहाँ भी हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है और जोमेटो तो पोटैटो बन ही चुका है, जिसे हमने पहले भी बात किया था। तो इन सब को हम लोग देखते हैं कि क्या एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करना अभी के समय में सही है और अभी के समय में रिटेल इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं वो क्या सही है। तो जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर अभी हम बात करते हैं तो मार्केट की जो टॉप लीडिंग कंपनी है, जो हाई प्रॉफिटेबल, हाई ग्रोथ, कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी है, वो जब ऑल टाइम हाई से अभी नीचे गिरी हुई है या फिर इस बेयर मार्केट में अच्छे सपोर्ट्स पे अवेलेबल हैं, उन सब पे इन्वेस्ट ना करके उन सारे शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि अभी ऊपर से अपने ऑल टाइम हाई से बुरी तरीके से पिटी हुई है और इन जनरल प्रॉफिटेबल ना होकर सारी कंपनियां लॉस मेकिंग है। क्योंकि वैसे भी हमें लॉस मेकिंग कंपनियों से बचना है। लॉस मेकिंग में तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, और करना भी है तो बिल्कुल छोटा सा इन्वेस्टमेंट। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को शायद ये पता नहीं है और वो अपना मेनली सारा पैसा अभी लॉस मेकिंग कंपनी में ही इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम की, जो उन लोगों ने पेटीएम में इन्वेस्ट किया, तो पेटीएम अगर हम बात करते हैं तो ऑल टाइम हाई से 60% से ज़्यादा टूट चुका है। 60 to 70% के करीब टूटा है। हालांकि नीचे से थोड़ी मोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली है, लेकिन वो बस नंबर्स का असर था। क्योंकि नंबर्स आए थे तो थोड़ा मार्केट ने चीयर कर दिया, लेकिन क्या नंबर्स के बाद वापस से गिरना शुरू हो गया? तो बिल्कुल हाँ, नंबर्स के बाद गिरना शुरू हो गया है। मतलब नंबर्स के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद, जो ट्रेड लेने के बाद आदमी अपना प्रॉफिट बुक करता है, तो उसके बाद वापस से हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हमें पहली बात तो है कि पेटीएम में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम पेटीएम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्राबेट हो गए, क्योंकि नंबर रिसेंटली ख़राब आते जा रहे हैं और हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आज नहीं कल तो कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी। लेकिन अगर हम देखें तो क्या पेटीएम के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस ऐप को बिल्कुल ईजिली कोई और भी टक्कर दे सकता है, जैसे कि भारत पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया। ये सब ईजिली इनसे कॉम्पीट कर सकते हैं और इसलिए हमें पेटीएम में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके पास कोई अलग सा मोड नहीं है। बहुत समय पहले मैंने एक कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट भी डाला था, एक पोल भी डाला था कि आपको नेक्स्ट मल्टी बैगर कौन सा देखने को मिल सकता है, यानी भिखारी वाला बैगर जो अपने इन्वेस्टर्स को कंगाल बना सकता है। तो मैक्सिमम लोगों का उसमें जो पोल में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें कहा कि वो पेटीएम ही है। और मुझे भी क्यों ना क्यों ऐसा लग रहा है कि यही कंपनी है कि जो आगे के समय में हमें एक डाउन ट्रेंड में जाता हुआ ज़्यादा मायने में दिख सकती है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन अपने प्राइस टू अर्निंग रेशियो को जस्टिफाई नहीं करता। इसका एक्चुअल में जो प्राइस है वो भी अपने अर्निंग्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा, ना कंपनी अच्छे नंबर्स पब्लिश कर रही है कंटिन्यू बेसिस पे। तो इन सब के कारण भी हमें कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है और इन जनरल रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी को बचा सकते हैं, लेकिन ऊपर कौन लेके जाएगा? इसकी प्रॉफिट और दूसरा FIDI का इन्वेस्टमेंट। DI बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं।
और एफआई अगर एचडीएफसी बैंक से, कोटक बैंक से अगर पैसा निकाल ले, बजाज फाइनेंस से पैसा निकाल रही है, तो क्या इन सब कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए निकाल ले? तो बिल्कुल नहीं। वो अभी अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाह रही, तो बिल्कुल भी अभी के समय में हमें इन टाइप की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हालांकि इससे बेटर ऑप्शन, मच बेटर ऑप्शन हमें वैल्यूएशन वाइज, अर्निंग्स वाइज, प्रॉफिट वाइज, ग्रोथ वाइज बजाज फाइनेंस देखने को मिलता है। तो हमें बहुत ईजिली, और वो निफ्टी 100 का भी पार्ट है, तो हमें बहुत ईजिली उसमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, उसके अच्छे सपोर्ट्स पे खरीदना चाहिए, क्योंकि बजाज का ग्रुप भी है। तो इन सब को देखते हुए पेटीएम से अभी हमें बच के रहना चाहिए, पेटीएम में हमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कुछ डिफरेंट करना है ना स्टॉक मार्केट से, अनकॉमन स्टॉक से भी कॉमन प्रॉफिट और कॉमन स्टॉक से भी अनकॉमन प्रॉफिट निकाले जा सकते हैं। बस आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको पता होनी चाहिए कि क्या है। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि पेटीएम में मैक्सिमम लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट किए होंगे क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि भाई साहब इसके हाइप काफ़ी ज़्यादा था, इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा था, तो सोच रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ सुना नहीं, ना प्रॉफिट देखा, ना ग्रोथ देखा, और बस भेड़ चाल में कूद पड़े, और बस माउथ टू माउथ वो फैलता गया, और मैंने पेटीएम में इन्वेस्ट किया तो मैंने पेटीएम में इन्वेस्ट किया, और सबके पैसे इसी चक्कर में डूबते चले जा रहे, क्योंकि अभी के समय में वो कंपनी 70% डाउन है। तो आगे बिल्कुल हमें आगे चलता हुआ अगर अर्निंग्स ऐसे ही नहीं सुधरे तो हमें और भी ज़्यादा गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है। हाँ, हम इन्वेस्टमेंट इसमें करने के बारे में कब सोच सकते हैं? तो जब अगर कंटिन्यू 3-4 क्वार्टर तक इसके नंबर्स अच्छे पब्लिश होने लगे, ये कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए, तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज हमें इन सब कंपनियों को हाथ जोड़ के नमस्ते करना है और कहना है कि भाई साहब आप रहिए, आपसे बहुत अच्छा ऑप्शन अभी अवेलेबल है, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो बेवकूफ़ वाला काम करूँगा, अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट करूँगा। दूसरी कंपनी है नाइका, जो कि अपने इन्वेस्टर्स को माइका पहुंचा चुकी है, क्योंकि इसमें अगर हम देखने को जाएं तो इसमें भी 65% 70% का आराम से हमें गिरावट देखने को मिलता है अपने ऑल टाइम हाई से। अगर इसकी बात करें, जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा हाइप मचा हुआ था, काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक थे। इसके पीछे कारण ये था कि इसका जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा उस टाइम में था, बिल्कुल 70 to 80%, या फिर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आई थिंक 100% के करीब ये इसका जीएमपी चल रहा था। यानी सीधे अगर 14,000 का आईपीओ में आपने अप्लाई किया है तो सीधे 28,000 आपको प्रॉफिट, मतलब 14,000 आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसलिए भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि जीएमपी को देख के मैक्सिमम इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था, और कंटिन्यू उसी कारण से उस टाइम में रिटेल इन्वेस्टर्स भी फंस गए ट्रैप में कि उन्होंने देखा कि भाई साहब जीएमपी इतना अच्छा तो स्टॉक भी उतना अच्छा होगा, लेकिन जबकि ऐसा नहीं था। जीएमपी अच्छा होने के बावजूद जो एफआई थे, जो बड़े इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, और वो धीरे धीरे करके अपना इन्वेस्टमेंट निकालते चले गए, इस सब स्टॉक्स में से निकलते चले गए। लेकिन जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की मेंटेलिटी की बात आती है, वो कहीं ना कहीं इस टाइप के स्टॉक्स में फंस गए और बिल्कुल इसके साथ जुड़े रह गए। और अगर आप देख सकते हैं कि 65% के करीब कैपिटल इनका साफ हो चुका है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो जहाँ 400 का इनका ऑल टाइम हाई था, वहाँ से ये स्टॉक गिरते गिरते 140 पे आ गया, और यहाँ कब 40 देखने को मिल जाएगा वो भी किसी को नहीं पता। तो हमें इस टाइप की कंपनियों से बचना चाहिए, जो कि स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है, या फिर जिसके प्रॉफिट्स के मार्जिन अच्छे नहीं है, या फिर हमें उन कंपनियों से तो बिल्कुल दूर रहना है जिनके प्रॉफिट्स ही नहीं है। लॉस में कंपनी है तो अपने इन्वेस्टर्स को कहाँ से वो प्रॉफिट देगी? पहले खुद तो प्रॉफिट कमाए तब ना इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देगी। इससे अच्छा होगा कि आप डिविडेंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दें, कम से कम उसमें कुछ तो डिविडेंड के लिए तो मिल जाएगा। लेकिन नहीं, इस सब कंपनियों से हमें बच के रहना है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स मेनली यही गलती करते हैं, और ये भी हमें डाटा में ही देखने को मिला कि मेन जो 3 कंपनी थी उसमें दूसरी नाइका थी। अब तीसरी कंपनी जो है वो जोमेटो है। जोमेटो जो कि जिसमें इन्वेस्टमेंट naukri.com ने भी कर रखा है। तो इन सब के कारण भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हुए कि भाई साहब ये स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है, तो इसलिए इसमें इन्वेस्ट किया लोगों ने। लेकिन ये भी स्टॉक हमें ऊपर से 60% से ज़्यादा टूटा हुआ देखने को मिलता है, क्योंकि रीज़न वही है, प्रॉफिट्स नहीं है कंपनी के पास। हालांकि प्रॉफिट्स के मार्जिन या फिर कुछ ना कुछ लॉस कम हुआ है, लॉस हमें थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर बात करते हैं तो जोमेटो भी अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुई है। जैसे ही जैसे जोमेटो प्रॉफिटेबल होगी उससे पहले आपको इसके चार्ट में देखने को मिल जाएगा ये टेक्निकली अपने रेसिस्टेंस को तोड़ते हुए जाए, क्योंकि अभी के समय में स्टॉक 50 से 70 रुपये के बीच में, 75 रुपये के बीच में कारोबार करता है। जब ये स्टॉक अपने 75 रुपये के लेवल को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, उसके बाद आप सोच सकते हैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। और दूसरा आपको ये भी देखना है कि क्या एक्चुअल में
एक्चुअल में ये स्टॉक में एफआई इन्वेस्टमेंट कर रही है, डीआई इन्वेस्टमेंट कर रही है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि सब अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हुए जा रहे हैं। एफआई डीआई अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रिम करते जा रहे हैं ऐसे कंपनियों में। तो इन सब कंपनियों में हम क्यों इन्वेस्ट करें? हमें भी इन सब कंपनियों में इन्वेस्ट करने से बचना है, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आपको मेनली 2 डाटा देखना ही पड़ेगा। एक तो पहला कि कंपनी की प्रॉफिटेबल हो, कंपनी प्रॉफिट अच्छे जनरेट कर रही हो, क्योंकि कंपनी अच्छे प्रॉफिट जनरेट करेगी तो उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो हम भी ईजिली अच्छे प्रॉफिट जनरेट करें। अगर वो नहीं देखने को मिलता कि कंपनी लॉस मेकिंग है या फिर प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही, तो दूसरा हमें देखना है क्या एफआई उसमें कंटिन्यू बाइंग करती जा रही है या फिर डीआई उसमें बाइंग कर रही है, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ इनसाइड न्यूज़ रहती है जिसके बारे में उन्हें पता रहता है। तो वो भी आपको डाटा में देखने को मिल जाएगा, तो आपको उस बेसिस में, उस थ्योरी के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट करने में ईजी होगा, और आपको बहुत ईजिली फिर अच्छे कंपनियों को फाइंड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप ईजिली अच्छे कंपनियाँ फाइंड कर लिया करेंगे। इन सब कंपनियों से आपको बच के रहना है और अच्छी कंपनियों को अच्छे मार्जिन्स के साथ इन्वेस्ट करने जाना है और अच्छे सपोर्ट्स के लेवल पे उठाते जाना है। और जो कि मेन मेंटेलिटी होनी चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कि आपको देखना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के पास मोट है, और क्या एफआई और डीआई उसमें इन्वेस्टमेंट करती जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, रिटेल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं, एफआई डीआई अपने प्रॉफिट्स को बुक करती जा रही, तो आपको भी कहीं ना कहीं उस स्टॉक से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि इन सब स्टॉक्स में एफआई डीआई को पहले पता चल जाता है, उन्हें थोड़ा पहले मालूम हो जाता है या फिर कुछ न्यूज़ उन्हें आउट हो जाती है, जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि हाँ, इन सब से हमें बचना है। तो इस तरीके से हाँ, अगर कंपनियों की प्रॉफिट बढ़ रहे तो फिर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मार्केट अपडेट और फाइनेंशियल नॉलेज के साथ।